नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कोविड से पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर पर भी विजय प्राप्त करेगा। केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभाव से निपटने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 21,392 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा में प्रतिबंधों में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। नए अध्ययन में बताया गया कि कोरोना का वायरस वुहान की प्रयोगशाला में चीन ने बनाया। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून को केरल पहुंचने की संभावना। और दुबई में चल रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। एमसी मेरी कॉम, ललबुआ शाही और अनुपमा को रजत पदक। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भली भांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने नौसेना, वायुसेना, थल सेना और DRDO जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक जांच प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार PPE किट पहन के ही रहना पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस महामारी में भी किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं का साहसपूर्वक सामना किया है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सराहना की। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल कल पूरे हो गए हैं। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन 7 वर्ष के दौरान 15 क्षेत्रों में किए गए जनहितैषी उपायों का संकलन साझा किया है। इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने से लेकर सबके लिए स्वास्थ्य, परिवर्तनकारी आर्थिक विकास और कारोबार सुगमता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। पिछले 7 सालों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न मोर्चों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। क्षेत्र की विविधता और जीवंतता तथा इसकी अनूठी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वास्तविक संभावना को हासिल करने में मदद मिल सकती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि उनका और उनके सरकार का उद्देश्य 135 करोड़ भारतीयों की सेवा करना है। सरकार के हर कदम पर सेवा की भावना एक मार्गदर्शक रही है। महामारी के दौरान लोगों की सेवा करना हो या गरीब परिवारों तक अनाज पहुंचाना हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद हो, यह सभी सेवा की भावना को दर्शाते हैं। वहीं सरकार पिछले 7 वर्षों में सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत कर रही है। इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए की राशि केवल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए रखा गया है। वहीं विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए श्री मोदी ने इसके खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून महीने में उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। इसका उपयोग प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक लोगों के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग दे रही है।
कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी और उपचार के साथ साथ टीकाकरण केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार अगले महीने उपलब्ध होने वाले टीकों का पूरा ब्यौरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पहले दे रही है, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना बनाकर टीका का वितरण सुनिश्चित कर सकें। इस महीने केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 करोड़ 94 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 21,392 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों को तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हुए वह तुरंत पहुंचाने में अपने प्रयास जारी रखे हुए है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा 24 अप्रैल को महाराष्ट्र से शुरू की गई थी। ये रेलगाड़ियां 15 राज्यों में आपूर्ति कर रही हैं। यह उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम। लगातार 17वें दिन कल कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक रही। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 2,76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, जबकि इसी अवधि में 1,65,553 नए रोगी सामने आए। प्रतिदिन के आधार पर कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस का नंबर है 08046110007। नंबर एक बार फिर सुन लें, 08046110007। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोविड कर्फ्यू में कुछ छूट देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी जहां कोविड के उपचाराधीन 600 से अधिक मरीज होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में कोरोना के नए मामलों में 95% से ज्यादा की कमी आने के बाद राज्य सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से कुछ नियम और शर्तों के साथ हटाने का फैसला किया है। अब कोरोना कर्फ्यू राज्य के 20 जिलों में ही लागू रहेगा, जहां पर 600 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। बाकी बचे हुए 55 जिलों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। वहीं रात्रिकालीन कोविड कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इन जिलों में कोरोना के मामले 600 से अधिक हो जाते हैं तो कोरोना कर्फ्यू में मिल रही छूट अपने आप खत्म हो जाएगी। राज्य में कोविड संबंधी अभियानों से जुड़े सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। वहीं अन्य सरकारी विभागों में कर्मचारी 50% उपस्थिति और रोटेशन पद्धति के साथ दफ्तर आएंगे। राज्य में कोचिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। फिलहाल ये प्रतिबंध कल सुबह 7 बजे तक प्रभावी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में कोविड की स्थिति को देखते हुए छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नीट, सेट और जेईई जैसी परीक्षाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में समान शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र को पत्र लिखेंगे। तेलंगाना सरकार ने कोविड लॉकडाउन अगले 10 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। वर्तमान में लॉकडाउन आज तक के लिए था। लॉकडाउन में छूट की अवधि दोपहर बाद 1 बजे तक बढ़ा दी गई है और लोगों को 2 बजे तक अपने अपने घरों तक पहुंचने की अनुमति होगी। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी है, लेकिन शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी है। वर्तमान प्रतिबंधों की अवधि आज सुबह 5 बजे तक थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दुकानदारों, विक्रेताओं और व्यापारियों के अनुरोध को देखते हुए सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल और आरटीआई संबंधी प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे। दिल्ली में कुछ गतिविधियों को आंशिक छूट के साथ आज सुबह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के आदेश में कहा गया है कि स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। बिहार में नए कोविड मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। कोविड जांच में संक्रमण की दर घटकर 1.46% रह गई है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी कम हो रही है। फिलहाल 18,377 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी तक 6,82,000 लोग कोविड को मात दे चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,475 नए रोगी सामने आए। इस दौरान 4,130 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मध्य प्रदेश में भोपाल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जावेद खान ने अपने 3 व्हीलर को एम्बुलेंस में बदल दिया है। जावेद कोविड मरीजों की मदद के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, हैंड सैनिटाइजर, PPE किट और ऑक्सीमीटर जैसे उपकरणों के साथ 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जावेद खान कोविड मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क सेवा मुहैया करा रहे हैं। उनका कहना है कि वह कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच संकट में पड़े लोगों की मदद करना चाहते थे। जावेद ने अपनी पत्नी किश्वर खान के सोने के जेवर बेच दिए हैं ताकि वह अपने ऑटो को एम्बुलेंस का रूप दे सकें। ये सब चीज देखा कि अब रोडों पे नौजवान तड़प रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस को टाइम नहीं मिल पा रही, कोई अपने कंधे पे लेके जा रहा है। तो ये सब देख के एक दिल हिला और हमने सोचा क्यों ना हम समाज के लिए आगे आओ, समाज के लिए कुछ हम सेवा कर सकते हैं। जावेद ने यात्रियों से अपनी सुरक्षा के लिए वाहन में प्लास्टिक बैरिकेड्स लगा रखे हैं। वह नागरिकों से घर पर रहने और इस कठिन समय में लोगों की मदद करने की अपील भी कर रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के आश्रित परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क संचालय द्वारा कोविड पीड़ित पत्रकारों के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जिन पत्रकारों की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, उनके परिजन आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिले के जनसंपर्क कार्यालय में जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि कोरोना संक्रमण से पीड़ित जिन पत्रकारों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज कराया है, उनके इलाज में आए खर्च की प्रतिपूर्ति भी राज्य शासन करेगा। इसके लिए जनसंपर्क संचालय द्वारा जल्द ही पत्रकार कल्याण कोष समिति की बैठक बुलाई जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड से पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर पर भी विजय प्राप्त करेगा। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभाव से निपटने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 21,392 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा में प्रतिबंधों में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कल से अनलॉक प्रक्रिया शुरू होगी। नए अध्ययन में बताया गया कि कोरोना का वायरस वुहान की प्रयोगशाला में चीन ने बनाया। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून को केरल पहुंचने की संभावना। और दुबई में चल रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। एमसी मैरीकॉम, ललितआज शाही और अनुपमा को रजत पदक। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सहायता उपायों और नए ऋण उत्पादों की घोषणा की है। इसमें कोविड उपचार के लिए व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण शामिल होंगे। भारतीय बैंक संघ और भारतीय स्टेट बैंक ने कल मुंबई में 3 नए बैंक ऋणों की घोषणा की। ये घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों पर आधारित हैं। ये उपाय वैक्सीन विनिर्माताओं, अस्पतालों तथा आरोग्य केंद्र, पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड उपचार दवाओं के संभार तंत्र तथा रोगियों को उपचार के लिए और ऋण सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने 30 जून तक हर रोज 45 लाख नमूनों की जांच करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आईसीएमआर ने इस महीने के शुरू में जांच नीति में संशोधन किया था और आरटी-पीसीआर के माध्यम से जांच करने तथा ग्रामीण क्षेत्र जांच प्रक्रिया बढ़ाने की नीति तैयार की थी। कोविड-19 की उत्पत्ति की नई जांच किए जाने की मांग के बीच नए अध्ययन से पता चला है कि चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान की एक प्रयोगशाला में इस वायरस को तैयार किया। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगुस डैग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर सोरेनसेन के शोध में कहा गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से ढकने की कोशिश की ताकि ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ। शोध पत्र में कहा गया है कि SARS-CoV-2 का कोई विश्वसनीय प्राकृतिक स्वरूप नहीं है और इसे चीन के उन वैज्ञानिकों ने तैयार किया है जो वुहान की प्रयोगशाला में गेन ऑफ फंक्शन परियोजना पर काम कर रहे हैं। शोध में कहा गया है कि वैज्ञानिकों ने चीन के चमगादड़ों में मिलने वाले प्राकृतिक कोरोना वायरस का कुछ हिस्सा लिया और इसे नए स्पाइक में परिवर्तित कर दिया, जिससे यह वायरस बड़े पैमाने पर फैलने वाला बन गया। मौसम विभाग के अनुसार केरल में मानसून 2 दिन की देरी से 3 जून तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि मानसून 3 जून तक ही पहुंचेगा। इससे पहले 31 मई तक केरल में मानसून के पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई थी। साउथ वेस्ट मानसून मेट्रोलॉजिकली जून 1 तारीख को केरल तट पर पहुंचता है। इस बार हमारा ये उम्मीद है कि 3 तारीख के आसपास साउथ वेस्ट मानसून केरल तट पर पहुंचेगा। अभी जो स्थिति है इसमें जो वेस्टर्ली विंड्स है केरल कोस्ट के पास, इसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा है और बारिश भी एनहांसमेंट हुआ नहीं और इसका बारिश का एनहांसमेंट और वेस्टर्ली विंड्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा 1 तारीख से धीरे धीरे। 3 तारीख को कंडीशन फेवरेबल होगा साउथ वेस्ट मानसून ऑनसेट के लिए। एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की पूजा रानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम, ललितआज शाही और अनुपमा को रजत पदक मिला। दुबई में चल रही प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पूजा ने 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मावलूदा मोल्दोवना को 5-0 से हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 2019 की चैंपियनशिप में भी 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले 6 बार की विश्व चैंपियन मैरीकॉम 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम काइजोवर से 2-3 से हार गईं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने लेह में कुछ प्रखंडों में गांवों के स्कूलों को गोद लिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार लाना है। बेहतर शिक्षा मुहैया करा रहे ये स्कूल अब दूसरे गांवों की भी प्रेरणा बन रहे हैं। आकाशवाणी लेह के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
काउंसिल मॉडल स्कूल में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से प्रधानाध्यापक की देखरेख में विद्यालय को ग्रामीण चलाते हैं। निजी स्कूलों के बजाय इन मॉडल स्कूलों को चुनने के लिए परिवहन सुविधाएं और स्कूल यूनिफॉर्म्स में संशोधन माता पिता के लिए एक और आकर्षण रहा है। इससे अभिभावकों के बीच उनके गांवों में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। लद्दाख के बाकी गांवों को प्रेरणा देने वाले 5 स्कूल है। काउंसिल मॉडल स्कूल ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में मदद की है। परिषद मॉडल स्कूल की सफलता में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए शक्ति परिषद मॉडल स्कूल हेडमास्टर श्री सोनम ग्याल्सन को 2019 के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। सोनम ग्याल्सन ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से ग्रामीणों के बीच काउंसिल मॉडल स्कूल सफलता का वर्णन किया है। गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हिल काउंसिल ले की तरफ से, लद्दाख की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जा रहा है। फ्री यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, फ्री लंच दिया जा रहा है, तो साथ में अभी आने वाले दिनों में टैबलेट्स दिए जा रहे हैं बच्चों को। लद्दाख में मॉडल स्कूलों की प्रतिकृति की मांग बढ़ गई है। यांगचंद डोलमा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता का शीर्षक है कोरोना की पहली लहर में जीता, दूसरी में भी जीतेगा भारत। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है अपने संकल्प से चलता है भारत। लोक सत्य लिखता है प्रधानमंत्री ने कहा सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोरोना संक्रमण में लगातार कमी पर जनसत्ता की सुर्खी है रविवार को कोरोना के लगभग 1,52,000 नए मरीज, करीब 8% रह गई है दैनिक संक्रमण की दर। हिन्दुस्तान राहत शीर्षक से लिखता है जून में मई के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा टीके लगेंगे। जुलाई के अंत तक 20 से 25 करोड़ टीके खरीदेगी सरकार। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ा। उधर राजस्थान पत्रिका लिखता है बीमा बना जी का जंजाल, प्रीमियम से कई गुना ज्यादा हुआ क्लेम तो बंद कर दी पॉलिसी। क्लेम अटके, कर्ज से चुका रहे अस्पतालों का बिल। बीमा कंपनियों ने कहा पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी, नई लेनी होगी। छत्तीसगढ़ में 25,000 से ज्यादा शिकायतें बीमा लोकपाल के पास पहुंची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत कोविड से पूरी शक्ति से संघर्ष कर रहा है, कोरोना की दूसरी लहर पर भी विजय प्राप्त करेगा। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना के आर्थिक दुष्प्रभाव से निपटने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 21,392 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा में प्रतिबंधों में कुछ राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। नए अध्ययन में बताया गया कि कोरोना का वायरस वुहान की प्रयोगशाला में चीन ने बनाया। और दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून को केरल पहुंचने की संभावना। और दुबई में चल रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।